हमारे पास आज का जो टॉपिक है ना वो है जी इंटरप्ट। इंटरप्ट के बारे में वो ये बात करता है बेसिकली तौर पे जब सीपीयू अपनी वर्किंग कर रहा होता है ना तो सीपीयू को की नॉर्मल वर्किंग को जब दरमियान में डिस्टर्ब किया जाता है तो उसको आप इंटरप्ट का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल हम बिल्कुल यूँ लेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर टीचर क्लास के अंदर पढ़ा रहा है और बार बार स्टूडेंट क्लास के अंदर आ रहे हैं और बाहर जा रहे हैं तो वो टीचर की जो टीचिंग है मेथड है उसको वो डिस्टर्ब कर रहे होंगे तो वो बेसिकली तौर पे टीचर को इंटरप्ट कर रहे होते हैं। इसी तरीके से जब आप सीपीयू की नॉर्मल वर्किंग को जिस तरह से वो अपनी वर्किंग परफॉर्म कर रहा होता है उसको जब आप डिस्टर्ब कर देते हैं तो वो आपकी इंटरप्ट कहलाती है। इंटरप्ट अब आपके पास डिफरेंट तरीक़ों से आ सकती है। प्रोग्राम इंटरप्ट होती है, टाइमर इंटरप्ट है, आईओ इंटरप्ट है, हार्डवेयर फेलियर की इंटरप्ट है। अगर हम टाइमर इंटरप्ट की प्रोग्राम इंटरप्ट की बात करें तो प्रोग्राम के अंदर इंटरप्ट उस वक्त आती है जब आपके प्रोग्राम में किसी किस्म का कोई एरर जो है वो वाक़या हो जाता है। और अगर हम टाइमर इंटरप्ट की बात करें तो बेसिकली तौर पे टाइमर इंटरप्ट के अंदर ये प्रोसेसर की ना इंटरनल जनरेट होती है। इसके अलावा अगर आप प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के अंदर स्केजुलिंग के अंदर चले जाएं ऑपरेटिंग सिस्टम में जाके आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के अंदर ये सीन होता है कि आपने ना हर सीपीयू को एक टाइम पीरियड हर प्रोसेस को एक टाइम एलोकेशन दी होती है कि किस प्रोसेस में कितनी देर जो है वो रन होना होता है। तो उस सेंस में जब एक प्रोसेसर का टाइम मुकम्मल हो जाता है फिर दूसरे प्रोसेस फिर तीसरा प्रोसेस तो इस तरह से सीपीयू की जो नॉर्मल वर्किंग होती है ना वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। फिर वो बात करता है आईओ की। जब आपको कोई आईओ रिक्वेस्ट मिलती है लेकिन वो आईओ रिक्वेस्ट आईओ रिक्वेस्ट आती है सीपीयू को तब उसकी वर्किंग डिस्टर्ब होती है। या जब आईओ अपनी कोई वर्किंग वगैरह कंप्लीट कर लेगा देन उसने स्टॉप होना होता है। या आप किसी आईओ की रिक्वेस्ट करते हो और आईओ जो है वो एरर स्टेट के अंदर है देन आपके पास ये सारी सिचुएशन जो है वो आपके पास इंटरप्ट को क्रिएट करती हैं। इसी तरीके से हार्डवेयर फेलियर होती है। अगर आपके पास मेमोरी पैरिटी एरर वगैरह आ जाता है जब आपकी मेमोरी जो है मदरबोर्ड वगैरह जो है वो क्रैश हो जाता है या पावर फेलियर की वजह से आपकी नॉर्मल वर्किंग जो है वो रुक जाती है तो आपके पास इंटरप्ट अक्कर हो जाती है। फिर वो बात करता है कि इंटरप्ट जो है ये हमारे पास यूज़फुल क्यों होती है। बेसिकली तौर पे ना डिवाइसेस जो होती हैं वो काफ़ी स्लो जो है वो वर्किंग कर रही होती हैं। अब ये होता है कि हम ना इंटरप्ट के ज़रिए ना उनकी जो एफिशिएंसी है ना उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। किस तरीके के साथ कि एक डिवाइस जो है ना वो बहुत ज़्यादा देर तक जो है वो सीपीयू के पास पड़ी हुई है। अब जब वो बहुत ज़्यादा देर तक सीपीयू के पास मौजूद है तो ज़ाहिर बात है जो बाकी डिवाइसेस होंगी वो जो है वो वेट करती रहेंगी अपनी बारी आने का। तो हम क्या काम करते हैं फिर दरमियान के अंदर सीपीयू को इंटरप्ट किया जाता है और सीपीयू से वो डिवाइस ले ली जाती है और उसके बाद सीपीयू को दूसरी डिवाइसेस दे दी जाती हैं ताकि वो अपनी वर्किंग को कंप्लीट कर सके। तो बेसिकल तौर पे इंटरप्ट आने की वजह से हम जो एफिशिएंसी होती है चीज़ों की एग्जीक्यूट होने की उस एफिशिएंसी को हम इंक्रीज़ करते हैं। ठीक होगी जी बात। इसलिए जो है यूज़फुल हमारे पास इंटरप्ट जो है वो यूज़फुल कंसीडर की जाती है। ये डायग्राम है इसकी। जो लेफ्ट मोस्ट डायग्राम है ना इसके अंदर कोई भी इंटरप्ट जो है वो आपके पास अक्कर नहीं हो रही। लेकिन अगर अब मिडल वाली डायग्राम की बात करें तो जहाँ पे आपको स्टेरिक नज़र आ रहा है जो सेकंड पार्ट था आपका वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया 2A और 2B में। जो ए वाला हिस्सा है वो आपके पास इंटरप्ट से बगैर है और जो बी वाला हिस्सा है वो इंटरप्ट के साथ है। जहाँ पे आपको स्टैटिक नज़र आ रहा है वहाँ पे इंटरप्ट है। तो इंटरप्ट आने की वजह से ये यहाँ पर इंटरप्ट अक्कर हुई है तो उसकी वजह से ये सारा हिस्सा जो है वो आपका इंटरप्ट हैंडलर के अंदर चला गया जिसने इंटरप्ट हैंडलर ने इस चीज़ को हैंडल करना था। और ये वाली जो इंटरप्ट है ये बेसिकली तौर पे लॉन्ग आयो वेट है। यहाँ पर जो है आपके पास जब इंटरप्ट आई है तो सीपीयू जो है इसको आयो वेट जो है वो ज़्यादा करना पड़ा है। मतलब आयो की कमांड के लिए इसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो वेट करना पड़ा है। यहाँ पे शॉर्ट वेट था आयो के लिए और यहाँ पे आयो का वेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गया हुआ है। ये फिर टाइमिंग के हिसाब से बताई हुई है उसने कि किस तरीके से ये आपका टाइमर जो है यहाँ पे परफॉर्म आउट हो रहा है। इसकी ज़रूरत नहीं है इन डायग्राम से, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली तौर पे विदाउट इंटरप्ट्स है, ये भी विदाउट इंटरप्ट्स है, ये विद इंटरप्ट आए। जब आपके पास इंटरप्ट आए थे तो फिर आपका किस तरह से टाइमर मूव करता है। तो इन तीनों डायग्रामों को सिर्फ आपने एक दफ़ा देख लेना है। इसके बाद आता है हमारे पास इंटरप्ट साइकिल।
इंटरप्ट साइकिल जिस तरह से आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल था ना, इसी तरीके से आपका इंटरप्ट साइकिल जो है वो भी आ जाता है। अगर आप डायग्राम को देखें ना, तो ये आपके पास डायग्राम है। अब इस डायग्राम के ऊपर आप गौर करें तो डायग्राम जो क्लियरली आपके पास आ रहा है कि आपका जो है वो इंस्ट्रक्शन साइकिल एज इट चलता जाएगा, अपनी फेच करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। और यहाँ पर ना दो चीज़ें होती हैं। एक, या तो आप इंस्ट्रक्शन को इंटरप्ट जो होती है उसको डिसेबल कर देते हैं, या आप इंटरप्ट को अनेबल रखते हैं। अब ये सीपीयू के ऊपर डिपेंड करता है। अभी आगे इंटरप्ट्स की टाइप आएंगी, वहाँ पे अनेबल और डिसेबल का तज़किरा आएगा। अगर तो आपने इंटरप्ट को डिसेबल रखा हुआ है ना, तो ये अपनी नॉर्मल वर्किंग करता रहेगा, अपना फैच एग्जीक्यूट साइकिल जो है वो परफॉर्म करता रहेगा। अगर आपने यहाँ पे इंटरप्ट को अनेबल किया हुआ है ना, तो अनेबल करने की वजह से क्या होगा कि वो अपने इंटरप्ट्स को चेक करेगा कि मुझे कौन सी इंटरप्ट जो है वो अक्कर हुई है, या कौन सी इंटरप्ट जो है वो कॉल हुई है। फिर वो उस इंटरप्ट को हैंडल करेगा, और इंटरप्ट को हैंडल करने के बाद अगेन जो है वो दोबारा वापस फिर फैच साइकिल के ऊपर आ जाएगा। अब देखिए, एडिट टू इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर चेक फॉर द इंटरप्ट इंडिकेटेड बाय एन इंटरप्ट सिग्नल, इफ नो इंटरप्ट फैच नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ये चीज़ है ना। देखिए, अब यहाँ पर उसने चेक किया है, इंटरप्ट अनेबल जब की हुई है, यहाँ पर उसने चेक किया है कि अगर कोई इंटरप्ट है तो ठीक है, अदरवाइज वो क्या काम करेगा, अपनी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है उसको फैच करने लग जाएगा। ये दोबारा वापस उसी पोजीशन के ऊपर आ गया। कहता है इफ़ इंटरप्ट पेंडिंग, अगर कोई इंटरप्ट पेंडिंग है, सस्पेंड एग्जीक्यूशन ऑफ द करंट प्रोग्राम, सेव कंटेंट, सेट पीसी टू सेट आर्ट, address of the interrupt, handler routine, process interrupt, restore content and continue interrupt program। अब इसमें ये बात करता है कि अगर हमारे पास यहाँ पर कोई इंटरप्ट अक्कर हो जाती है, तो इंटरप्ट अक्कर होने की वजह से ये होगा कि जो आपका प्रोसेस करंटली तौर पे रन हो रहा होता है ना, उसको उसी स्टेट के अंदर वहीं पर रोक दिया जाता है। जहाँ पे आपकी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो रही थी, जो प्रोसेस था, उसको उसी स्टेट के अंदर रोक दिया गया, और जो आपका पीसी है उसके अंदर चेंज कर दी गई, पीसी टू स्टार्ट एड्रेस ऑफ द इंटरप्ट हैंडलर। अब पहले क्या हो रहा होता था, पीसी जो था वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म आउट कर रहा था, अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को नहीं परफॉर्म करेगा। जब इंटरप्ट हो जाएगी, आप करंट इंस्ट्रक्शन को वहीं पे स्टॉप कर देंगे, और पीसी जो होता है वो आपके पास इंटरप्ट हैंडलर जो होता है उसकी बेसिकली तौर पे एड्रेस को पॉइंट आउट करने लगता है। आप अपने इंटरप्ट को प्रोसेस करेंगे, जब आपकी इंटरप्ट जो है वो प्रोसेस हो जाएगी, आपका इंटरप्ट मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद क्या काम करेंगे, आप अपने प्रोग्राम को दोबारा उसी कंडीशन के अंदर ले आएंगे जहां से वो इंटरप्ट अक्कर हुई थी। बात क्लियर जी? ये है हमारे पास यस इंटरप्ट सर। साइकिल, ये था हमारे पास इंटरप्ट साइकिल विद इंस्ट्रक्शन साइकिल विद इंटरप्ट। ठीक हो गया, ये इंटरप्ट साइकिल था, इसको हमने देखा। अब ये चीज़ आ गई आपके पास इंस्ट्रक्शन साइकिल विद इंटरप्ट्स, इसकी स्टेट डायग्राम आ गई है कि किस तरीके के साथ इसने परफॉर्मिंग करनी है। अगर आप पीछे पहले वाली स्टेट डायग्राम देखें, वो भी सेम एज इट इज़, लेकिन इसके अंदर आप कुछ नई चीज़ें जो हैं वो इंटरप्ट्स वगैरह डाल देंगी। सबसे पहले आपकी इंस्ट्रक्शन एड्रेस की कैलकुलेशन हुई, उस इंस्ट्रक्शन को फैच किया गया, फिर उसको डिकोड किया गया, फिर उसके ऊपर सारी कैलकुलेशन वगैरह की गई, एड्रेस की कैलकुलेशन, फिर उस ऑपरेंड को फैच किया गया। अगर मल्टीपल ऑपरेंड थे तो बार बार ये प्रोसेस हुआ, डाटा की प्रोसेसिंग हुई, और यहाँ पर आके फिर इंटरप्ट जो है उसको चेक किया गया। जब ऑपरेंड को स्टोर किया गया, फिर आपके इंटरप्ट को चेक किया गया। अगर तो इंटरप्ट अक्कर होती है तो फिर उस इंटरप्ट को सॉल्व किया गया, अदरवाइज अगर नहीं होती तो वो दोबारा से वापस अपनी असल पोजीशन में आ जाता है जहाँ से उसने वर्किंग वगैरह को स्टार्ट किया होता है। फिर आता है जी हमारे पास, अगर ये तो था अगर सिंगल इंटरप्ट होती है। अब ये किसे ना आ जाता है कि अगर आपके पास मल्टीपल इंटरप्ट है तो फिर क्या सीन होता है। मल्टीपल इंटरप्ट्स के केस के अंदर ना आपके पास दो अप्रोचेस जो हैं वो सीपीयू जो है वो फॉलो करता है। पहली अप्रोच में ये होता है कि डिसेबल इंटरप्ट, इसको आप सिक्वेंशनल अप्रोच का नाम देते हैं। इसके अंदर सीन ये होता है कि प्रोसेसर जो है ना वो इंटरप्ट्स को डिसेबल कर देता है। मतलब ये है कि वो इंटरप्ट को लेता ही नहीं है। अगर इंटरप्ट आ भी जाती है तो ये इंटरप्ट को लेता ही नहीं है। इंटरप्ट जो है वो पेंडिंग पेंडिंग सिचुएशन के अंदर पड़ी रहती है। प्रोसेसर विल इग्नोर फर्दर इंटरप्ट्स व्हाइल इज प्रोसेसिंग वन इंटरप्ट। जब उसके पास एक इंटरप्ट, जब वो एक इंटरप्ट को हैंडल कर रहा होता है ना, जब उसके पास एक इंटरप्ट आ चुकी होती है, उस एक इंटरप्ट को प्रोसेस करते हुए वो बाकी इंटरप्ट जो होती है उनको डिसेबल स्टेट के अंदर ले आता है। जब वो आपके पास डिसेबल स्टेट के अंदर चली जाती हैं,
तो अब इसके पास ये सीन होता है कि ये कोई नई इंस्ट्रक्शन जो है उसको फिर ये फैच आउट नहीं कर सकता, ये नई इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म आउट नहीं करेगा। बाकी जितनी भी इंटरप्ट्स होंगी वो सारी की सारी जो है वो पेंडिंग स्टेट के अंदर पड़ी रहेंगी। और जब आपके पास एक इंटरप्ट जो है वो प्रोसेस कर लेगा, प्रोसेस करने के बाद फिर जो है वो अगली इंटरप्ट जो होगी उसको चेकआउट करेगा। इसमें सीन ये होता है कि फिर जो इंटरप्ट्स होती हैं वो आपकी बिल्कुल सिक्वेंशनली जो होती हैं आप उनको लेके चल रहे होते हैं। आपकी इंटरप्ट्स जो होती है उसको आप सीक्वेंस वाइज लेके चल रहे होते हैं कि कौन सी पहले परफॉर्म होती है फिर दूसरी बाद में। इसीलिए हम ये नाम देते हैं कि इसको आप सिक्वेंशनल अप्रोच का नाम देते हैं कि जब आप एक इंटरप्ट को प्रोसेस कर रहे होते हैं तो आप बाकी इंटरप्ट्स जो होती हैं उनको फिर डिसेबल स्टेट के अंदर ले जाते हैं, वो पीछे फिर आपके पास वेटिंग स्टेट के अंदर रहती हैं। और दूसरे नंबर पे आपके पास आता है डिफाइन प्रायोरिटीज़, इसको आप नेस्टेड अप्रोच का नाम देंगे। डिफाइन प्रायोरिटी के अप्रोच में वो ये बात करता है कि आपने ना इंटरप्ट्स को नंबरिंग की होती है, आपने उनकी प्रायोरिटी डिफाइन की होती है। अब सीन ये होता है कि जब कोई हाई प्रायोरिटी वाली इंटरप्ट आती है ना तो वो लो प्रायोरिटी वाली इंटरप्ट को स्टॉप कर देते हैं और जो हाई प्रायोरिटी वाली इंटरप्ट होती है उसको वो कैरी करना शुरू कर देता है। आम रियल लाइफ की एग्जांपल देख लें कि अगर कोई आपके पास ऊंचा बंदा आ जाता है तो पहले आप उसकी बात सुनते हैं, और अगर कोई माड़ा सा बंदा होता है तो आप उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। रियल लाइफ वाली जो एग्जांपल हमारे पास आ सकती है इसकी। तो इसमें ये होता है कि लो प्रायोरिटी इंटरप्ट जो होती है कैन बी इंटरप्टेड बाय अ हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट। व्हेन हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट हैज बीन प्रोसेसर रिटर्न टू द प्रीवियस इंटरप्ट। जब आपकी हाई प्रायोरिटी वाली इंटरप्ट जो है वो आप प्रोसेस कर लेंगे, प्रोसेस करने के बाद दोबारा आप जिस लो प्रोसेस प्रायोरिटी के ऊपर रोके थे वहीं से आप उसको दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे। तो ये मल्टीपल इंटरप्ट के अंदर ये दो स्कीम्स आती हैं जिसके अंदर आप एक सिक्वेंशनल अप्रोच को फॉलो करते हैं और एक आप नेस्टेड अप्रोच होती है इसको फॉलो करते हैं। ये इसने ना इसको डायग्रामेटिकली बताया है कि अगर आप सिक्वेंशनली को फॉलो करेंगे तो किस तरीके से आएगा। ये आपका यूज़र प्रोग्राम चलता आ रहा है, आपके पास पहले इंटरप्ट आई, उसको आपने उठाया और इंटरप्ट हैंडलर के अंदर डाल दिया। अब आप इस इंटरप्ट को प्रोसेस कर रहे हैं, इतनी देर में आपके पास नई वाली इंटरप्ट आ गई। अब वो नई वाली इंटरप्ट आप यहाँ पर हैंडल नहीं करेंगे, एक्स मॉड्यूल के अंदर हैंडल नहीं करेंगे, आपने उसको वाई मॉड्यूल के अंदर डाल दिया और ये वेटिंग स्टेट के अंदर चलेगी। ये मतलब आपने यहाँ पर इस वाले बॉक्स के अंदर इंटरप्ट हैंडलर जो एक्स बॉक्स है इसके अंदर आपने उस इंटरप्ट को डिसेबल किया हुआ है। क्यों? क्योंकि आप तो करंटली इस इंटरप्ट जो है इसको हैंडल कर रहे हैं और बाकी जितनी भी आ रही होंगी उनको आपने यहाँ पे डिसेबल्ड कर दिया हुआ है। अगर आप ये नेस्टेड की बात करें तो आप देखें नेस्टेड के अंदर फॉर एग्जांपल मैं ये एक इंटरप्ट के ऊपर काम कर रहा था, इतनी देर में क्या हुआ कि मेरे पास कोई और इंटरप्ट आ गई जिसकी प्रायोरिटी इससे हाई थी। तो मैंने क्या काम किया, इसकी वर्किंग को स्टॉप कर दिया और मैंने अगली जो इंटरप्ट थी उसको स्टार्ट कर लिया। जब ये मेरे पास कंप्लीट हो जाएगी अगेन मैं दोबारा वापस आके इसकी वर्किंग को कंटिन्यू करूँगा। ठीक होगी जी बात। ये टाइम सीक्वेंस उसने बात की है। देखिए पहले फॉर एग्जांपल आपके पास T10 T0 से आपने वर्किंग स्टार्ट की, T10 के ऊपर आपके पास एक इंटरप्ट आ गई प्रिंटर की, आपने उसको प्रिंटर में आ जाके हैंडल कर दिया। ठीक होगी बात। जब आप प्रिंटर के ऊपर काम कर रहे थे, जब आप T15 पे पहुंचे आपके पास अगेन एक इंटरप्ट जो है वो आ गई कम्युनिकेशन की। अब जो थी इसकी वैल्यू जो थी वो हाई थी और इसकी वैल्यू जो थी वो लो थी, तो आपने इसको दरमियान में छोड़ा और कम्युनिकेशन वाली जो इंटरप्ट है उसको हैंडल करना शुरू कर दिया। जब आप कम्युनिकेशन वाली इंटरप्ट के ऊपर अभी वर्किंग कर ही रहे थे तो आपके पास एक और नई डिस्क वाली जो है वो इंटरप्ट आ गया कि आपको डिस्क चाहिए थी। अब डिस्क वाले की प्रायोरिटी जो थी वो लो थी, इसलिए आपने इसको छोड़ दिया और आपने जो कम्युनिकेशन वाली इंटरप्ट है उसको आपने कंटिन्यू किया। जब आपकी कम्युनिकेशन वाली इंटरप्ट कंप्लीट हो गई उसके बाद फिर आपने डिस्क और प्रिंटर वाली इंटरप्ट को आपस में कंपैरिजन किया कि दोनों में से किसकी प्रायोरिटी जो है वो हाई है। तो दोनों में से जिसकी प्रायोरिटी हाई थी, डिस्क वाले की प्रायोरिटी हाई थी क्योंकि ये 25 के ऊपर आपके पास अक्कर हुई थी, तो आपने डिस्क वाली को आगे कंटिन्यू कर दिया। ठीक होगी बात। बुक के अंदर आप इसको थोड़ा सा तफसील से पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे आपको ना इसकी पूरी की पूरी डायग्राम की समझ आ जाएगी। थ्योरी वहाँ पे जो है वो सारी लिखी हुई। उसी थ्योरी को यहाँ पे मैंने शॉर्टकट करके आपको ये बता दिया कि आपने इसको कैसे आगे लेके चलना है। ठीक होगी ये बात। सर इसमें प्रायोरिटी का मीनिंग होता है? प्रायोरिटी का मतलब ये होता है कि आपने ना किसी एक को कोई नंबर असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल